गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सबों का बहुत बहुत अभिनंदन है। मेरे यूट्यूब चैनल में हम लोग बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण पॉलिटी के क्वेश्चंस को। स्टैटिक्स प्रश्न होंगे एंड आपसे उम्मीद है कि आप इन प्रश्नों को पहले ही सॉल्व कर चुके होंगे। ये वीडियो थोड़ा सा एडवांस लेवल पे है, तो आई थिंक इफ़ यू ऑलरेडी कंप्लीटेड योर सिलेबस देन यू कैन सॉल्व इजी। सो लेट्स स्टार्ट, एंजॉय दिस सेशंस, ऑल द बेस्ट। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। सेंटर और स्टेट रिलेशनशिप के बीच में संबंध में क्वेश्चन बनाया गया है। सेंटर स्टेट रिलेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अ लॉ ऑन ए कंकरेंट सब्जेक्ट दो enacted by the parliament is to be executed by the state। ऐसा है क्या? मतलब पार्लियामेंट के द्वारा बनाया जाएगा और एग्जीक्यूटेड किया जाएगा स्टेट के द्वारा? ऐसा नहीं है क्या? क्या है, सोचिए। जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, स्टेट जज ऑफ द स्टेट हाई कोर्ट, दो अपॉइंटेड बाय द गवर्नर आर रिमूव बाय द प्रेसिडेंट। तीसरा है द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर। द पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द सेंटर टू स्टेट विदाउट कंसेंट ऑफ दैट स्टेट। वाओ, गुड क्वेश्चन, बट यू नो अबाउट दैट। दूसरा स्टेटमेंट तो बिल्कुल ही गलत है, तो दूसरा काट दीजिए और ऑप्शन में जाइए पहले। अब देखिए ऑप्शन में क्या है। संभावना दो, ये एक और ए और बी तो ऐसे खत्म हो गया। रही बात तीसरा सही है तो दोनों में है तीस, और एक सही है कि नहीं अगर आप ये जानते हैं तो चलिए, एक सही नहीं है तो इसका ऑप्शन सही है। एक और तीन दोनों सही है, क्योंकि वो वास्तव में सही बात कहा गया है कि कॉन्करेंट लिस्ट पे जो पावर बनाने का शक्ति बना सकते हैं, ऑफकोर्स in a respect of matters on which both the parliament and the state legislature have a power, जैसे कि enumerated in the concurrent list, the executive power rests with the states except when the constitutional provisions या फिर parliamentary law specifically confers it on the center। एग्जीक्यूटिव पावर तो पूरा का पूरा किसके पास है? स्टेट के पास है। रेस्ट विद द स्टेट तब तक जब तक कि कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन संविधान में ना बना दिया जाए, ऐसा कोई कानून ना बना दिया जाए। देयरफॉर अ लॉ ऑन कंकरेंट सब्जेक्ट दो इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, हो सकता है वो पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया हो, इज टू बी एग्जीक्यूटेड बाय द स्टेट, लेकिन वो राज्य सरकार के द्वारा एग्जीक्यूटेड किया जाता है। एक्सेप्ट व्हेन द कॉन्स्टिट्यूशन और पार्लियामेंट हैज डायरेक्टेड अदरवाइज। दो इंडिया हैज़ ए डुअल पॉलिटी तो है, देयर इज नो डुअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, लेकिन यहाँ पर जस्टिस के लिए कोई डुअल सिस्टम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर हैंड एस्टैब्लिश एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप लेवल एंड स्टेट हाई कोर्ट्स बिलो इट। सिंगल सिस्टम ऑफ कोर्ट्स इनफोर्स both the central laws as well as the state laws. This is done to eliminate the diversity in the remedial procedure. The judges of the state high court are appointed by the president in consultation with the chief justice of India and the governor of that respective state. They can also be transferred and removed by the president. The Constitution makes provisions for entrustment of the executive function of the center to state without the consent of state. But in this case, the delegation of this is by parliament and not by the president. Thus, law made by the parliament on a subject of the union list, given powers and impose duties on a state, or authorize conferring the powers and the imposition of the duties by the center upon the state, irrespective of the constant of the state concerned. Notably, यही चीज़ जो है ना, उल्टा नहीं हो सकता। The same thing cannot be done by the state legislature। ऐसा नहीं है कि स्टेट कोई कानून बना दे और उसको पार्लियामेंट को मानना ही पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन पार्लियामेंट अगर कोई कानून बनाती है, ठीक है, ऑन ए सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, तो हो सकता है कि ये पावर जो है
एंड इम्पोज द ड्यूटी ऑन स्टेट, तो राज्य पर ये कर्तव्य हो जाता है, राज्य पर मतलब एक दायित्व हो जाता है कि दिए गए दिशा निर्देश पे काम करें, अदरवाइज प्रेसिडेंट रूल के लिए तैयार रहें। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड, लेविड लगाया भी जाएगा, कलेक्टेड भी किया जाएगा, एंड रिटेन बाय द स्टेट, और राज्य के पास ही रहेगा, मतलब राज्य के द्वारा तीनों चीज लगाएगा राज्य, कलेक्टेड भी राज्य करेगा और अपने पास ही रखेगा। टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्सेस ऑन कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सरचार्ज ऑन अ सर्टेन टैक्सेस। तीसरा स्टेटमेंट तो ऐसे ही गलत हो गया, तो आराम से इसका एलिमिनेशन हो गया, एलिमिनेशन टेक्निक से ए आंसर। देयर आर 18 टैक्सेस, 18 ऐसे टैक्सेस हैं जो कि स्टेट का एक्सक्लूसिव पावर है उसमें। दे आर इनमरेटेड इन द स्टेट लिस्ट एंड लेविड, कलेक्टेड, रिटेन्ड बाय द स्टेट्स। अब याद कर लीजिए कौन कौन है सब। देखिए, लैंड रेवेन्यू, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम, ध्यान रहे एग्रीकल्चर इनकम की बात हो रही है। ड्यूटीज इन रिस्पेक्ट ऑफ सक्सेशन ऑफ टू द एग्रीकल्चर लैंड, ई स्टेट ड्यूटी रिस्पेक्ट टू द एग्रीकल्चर लैंड, टैक्सेस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग्स, टैक्सेस ऑन मिनरल्स राइट्स। टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स ये पूछ सकता है, कहाँ पर है टैक्सेस ऑन मिनरल राइट्स? राज्य के हाथ में है, राज्य के द्वारा लगाया जाता है, राज्य के द्वारा उठाया जाता है, राज्य के द्वारा वहन किया जाता है। ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन अल्कोहलिक लिकर्स फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, ध्यान रहे ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ओपियम, इंडियन हेम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स एंड नार्कोटिक्स बट नॉट इंक्लूडिंग मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल और नार्कोटिक्स। लेकिन ध्यान रहे मेडिसिनल नॉट इंक्लूडिंग, वो मेडिसिनल पर्पज के लिए नहीं होना चाहिए, टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल नहीं होना चाहिए, नार्कोटिक्स के लिए नहीं होना चाहिए। टैक्सेस ऑन द कंजम्पशन और सेल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या तो खपत या तो बिक्री, जो बिजली का हो रहा है उस पर जो टैक्स लगाया जाता है। टैक्सेस ऑन सेल ऑफ द पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल और मोटर स्पीड कॉमनली नॉन एज पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन बट नॉट इंक्लूडिंग सेल इन द कोर्स ऑफ इंटर ट्रेड, इंटर ट्रेड नहीं होना चाहिए। और यह कॉमर्स या फिर सेल इन द कोर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी नहीं होना चाहिए, कॉमर्स ऑफ सच गुड्स। टैक्सेस ऑन द गुड्स and passengers carried by the road or inland water, taxes on vehicles, taxes on animals and boats, tolls, taxes on professions, trade, calling and employments, capitation tax, taxes on entertainments, amusement to the extent levied by the collected and panchayat or municipality or regional or district council, stamp duty on documents except those specified in union list, fees on matters enumerated in the state list except court fees, court fees नहीं होता है। Parliament can at any time levy the surcharge on taxes and duties referred in Article 269 and 270 mentioned above. The proceeds of such surcharges Proceeds of such surcharges go to center exclusively. In other hands, in other words, the states have no share in this surcharge. However, GST is exempted from this surcharge. In other words, the surcharge cannot be imposed on GST. Surcharge GST में नहीं लगता है. Consider the following statement regarding the interstate water dispute. It empowers the central government to set up a ad hoc tribunal, a tribunal for education, education of dispute between two or more states in relation to waters of an interstate rivers and river valley. Decision of the tribunal are recommendatory in nature and not binding the parties.
to the dispute. Under this act, the aggrieved party can directly approach the Supreme Court against the action on the of the tribunal. सोचिए, केवल एक सही है इसमें। चलिए देखिए, आर्टिकल 262 में बताया गया है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द एडजुडिकेशन ऑफ इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। जो इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट को लेकर जो मामले हैं उसको 262 में बताया गया है। दो प्रोविजन है यहाँ पर, टू प्रोविजन। पहला, पार्लियामेंट में बाय लॉ प्रोवाइड फॉर एडजुडिकेशन ऑफ एनी डिस्प्यूट या फिर कंप्लेंट with respect to use, distribution, control of waters of any interstate river or river valley. Parliament may also provide that neither the Supreme Court nor any other court to exercise jurisdiction in respect of any such dispute or complaint. Under this provision, Parliament enacted दो लॉ बनाया गया पार्लियामेंट का। एक रिवर्स बोर्ड एक्ट 1956 का है और एक इंटर स्टेट डिस्प्यूट वाटर डिस्प्यूट 1956 का ही है। एक रिवर बोर्ड एक्ट है, दूसरा इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट है 1956 में। रिवर्स बोर्ड एक्ट फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ रिवर बोर्ड्स फॉर द रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटर स्टेट रिवर एंड रिवर वैलीज। River board is established by the central government on the request of the state government and connected and concerned to advise them. Interstate Water Dispute Act empowers the central government to set up ad hoc tribunal. Ad hoc tribunal बन सकता है for the adjudication of dispute between two or more states in relation to the water of an interstate river or river valley. The decision of the tribunal would be final on binding on the parties. ध्यान रखिएगा, decision of the tribunal would be final and binding on the parties to the dispute. Neither the Supreme Court nor any other court have jurisdiction in respect of any water dispute which may be referred to such a tribunal under this act. अगला प्रश्न है, which of the following pair are correctly matched regarding the state involved in interstate water dispute tribunal? इंटरस्टेट एक तरफ से है वाटर डिस्प्यूट और उस तरफ से राज्य है। पहला है महादाई रिवर वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। वंशधरा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्रा। महानदी वाटर डिस्प्यूट, उड़ीसा, छत्तीसगढ़। विच आर द करेक्ट? मैच कीजिए। इस तरह का ऑप्शन तो बहुत। चलिए, इसका सही जवाब है 1 और 3। देखिए, ये जो वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स बनाया गया है, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल, जो कि 1969 में बना था। कृष्णा वाटर कहाँ कहाँ झमेला फंसाता है, तो इसमें जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश 3 राज्य हैं कृष्णा वाटर ट्राइब्यूनल में। ओके, उसी तरह अगर आप देखेंगे गोदावरी वाटर डिस्प्यूट, तो ये तो सबको जानता है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड उड़ीसा। ये गोदावरी वाटर डिस्प्यूट की बात हो रही है, जिसमें महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट, ये भी 1969 में बना है। नर्मदा जो है राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। रावी और ब्यास वाटर डिस्प्यूट, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। कावेरी वाटर डिस्प्यूट 1990 में बना गया है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एंड पुडुचेरी। कृष्णा वाटर डिस्प्यूट बनाया गया था 2004 में, सेकंड ट्राइब्यूनल बनाया गया था कृष्णा वाटर डिस्प्यूट के लिए, वही महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। वंशधरा वाटर डिस्प्यूट 2010 में बनाया गया था, वंशधरा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। महादाई वाटर डिस्प्यूट 2010 में बनाया गया है, गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र इसमें, महादाई में। और महानदी वाटर डिस्प्यूट 2018 में हारिया में बना है, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल 1 कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1969 में बनाया गया था, कृष्णा वाटर फर्स्ट ट्रिब्यूनल।
एंड गिव्स इज फाइनल अवार्ड इसका 1976 में है। गोदावरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का गठन किया गया था 1969 में और इसका फाइनल अवार्ड 1979 में आया। कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का गठन 1990 में किया गया था और इसका फाइनल अवार्ड 2007 में आया। नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल का गठन किया गया था 1969 में और इसका फाइनल अवार्ड 1979 में आया। बाकी रेस्ट ट्रिब्यूनल्स आर स्टिल एक्टिव, अभी भी वंशधारा ये सब बाकी है, सबका महानदी का सबका बाकी है। अगला क्वेश्चन है इंटर स्टेट काउंसिल के संबंध में। इंटर स्टेट काउंसिल, उस पर विचार कीजिए। द पर्पस ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्य परिषद जिसको बोलते हैं, इज द डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर्स टू द स्टेट्स एज मच एज पॉसिबल। इट इज अ नॉन परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो भी नॉन परमानेंट। द डिसीजन आर बाइंडिंग इन नेचर, यही तो गलत हो गया, ये सबके डिसीजन बाइंडिंग नहीं होते हैं। चलिए तीसरा खत्म कीजिए, दूसरा सही कीजिए, पहला भी सही है। तो इंटर स्टेट काउंसिल जिसको आईएससी शॉर्ट में कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी प्रोवाइडेड बाय द आर्टिकल 263 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ फेडरल इशू। Its mandate is to inquiry and advise the interstate dispute and to provide recommendation for the better policy coordination। क्या क्या उद्देश्य है इसके देख लीजिए। एक तो है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स टू द स्टेट एज मच एज पॉसिबल, जहाँ तक संभव हो पावर का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। मोर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू द स्टेट, वित्त का अधिक से अधिक ट्रांसफर राज्य को हो। अरेंजमेंट्स फॉर डिवोल्यूशन in such a way that the state can fulfill their obligation. Advance of loans to the states should be related to as the productive principle. Deployment of Central Armed Police Force, CRPF हो या कुछ भी हो, जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स को जब उतारा जाता है तो उसमें स्टेट या इधर ऑफ देयर रिक्वेस्ट थोड़ा सा मांग लेना चाहिए या फिर पूछना चाहिए कि सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स की ज़रूरत है क्या। ऐसा नहीं कि जब चाहे ऊपा, जब चाहे एनआईए, जब चाहिए सीबीआई, जब चाहिए ईडी, जो धड़ल्ले से इस्तेमाल हो रहा है ना, उसको थोड़ा सा संकट का दृष्टिकोण माना जाता है। इंटर स्टेट काउंसिल कंपोज द फॉलोइंग मेंबर्स, इसके मेंबर कौन कौन है? तो प्राइम मिनिस्टर के चेयरमैन होते हैं, ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर के चेयरपर्सन या चेयरमैन। चीफ मिनिस्टर, बाकी सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर आते हैं इसमें। चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन ड्यूटी हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। एडमिनिस्ट्रेटर जो है, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ यूनियन टेरिटरीज नॉट हैविंग लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा 6 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जिसमें होम मिनिस्टर टू बी नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। गवर्नर्स ऑफ द स्टेट बीइंग एडमिनिस्टर्ड अंडर द प्रेसिडेंट रूल। स्टैंडिंग कमिटी, होम मिनिस्टर एंड चेयरमैन। होम मिनिस्टर जो होता है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होता है। 5 यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री एंड 9 चीफ मिनिस्टर्स। इंटर स्टेट काउंसिल इज मियरली एन एडवाइजरी बॉडी एंड नो बाइंडिंग ऑन ईदर सेंटर और द स्टेट। Thus often its recommendation are ignored by the government at the center as well as the state. With the reference to the zonal council के बारे में पूछा जा रहा है। zonal council consider the following statement. These are the constitutional body. zonal council क्या constitutional body है? They are headed by prime minister. The state of Maharashtra and Goa are a part of western zonal council. चलिए पहले बात तो प्राइम मिनिस्टर को काट दीजिए जोनल काउंसिल का, क्योंकि दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। दिस इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, क्योंकि इसका गठन जो है एक्ट के द्वारा किया गया है। तो करेक्ट बिल्कुल नहीं है, एक भी नहीं है, दो भी नहीं है। तीसरा स्टेटमेंट सही मान सकते हैं आप। देखिए जोनल काउंसिल आर सांविधिक body, statutory body, not a constitutional body. They are established by the Act of the Parliament, that is State Reorganization Act 1956 के द्वारा बनाया गया है, and divided into the 5 zones: नॉर्थ, सेंटर, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सदर्न, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और बीच का। प्रोवाइडेड ए जोनल काउंसिल फॉर ईच जोन। ईच जोनल काउंसिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग मेंबर्स। कौन कौन होता है इसमें? होम मिनिस्टर,
सेंट्रल गवर्नमेंट के, चीफ मिनिस्टर बाकी सभी राज्यों के जो इसके जोन में पड़ते हैं, अदर 2 मिनिस्टर फ्रॉम ईच स्टेट इन दिस जोन, एडमिनिस्ट्रेटर of each union territory in the zone. The Home Minister is the central government. Home Minister of the central government is a common chairman of 5 general council. Each chief minister acts as a vice chairman by the council of the council by rotation, holding office a period of 1 year time. 1 साल का ऑफिस होता है, ठीक है। तो रोटेट करता है ना चेयरमैन, जो वाइस चेयरमैन पर्सन होता है वही। स्टेट्स एंड यूटी जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, दादरा नगर हवेली and Daman Diu are the part of Western General Council. With respect to the center-state relation, consider the following: trade union, interstate commerce, banking, labor welfare. तो क्या यूनियन लिस्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट है? बैंकिंग में है, इंटरस्टेट एंड कॉमर्स, ट्रेड यूनियंस, लेबर वेलफेयर कहाँ से आ जाएगा? पहले बैंकिंग जहाँ जहाँ 3 है उसको दाग लगाइए, तो ऑप्शन तो पता चल गया कौन सा होगा सही। इंटर स्टेट काउंसिल डेफिनेटली 2 और 3 आंसर होना चाहिए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स 3-fold डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्शन बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट भाया लिस्ट 1 यूनियन लिस्ट, लिस्ट 2 स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 concurrent list. In the 7th schedule, the Parliament has an exclusive power to make the law with respect to any matters जो कि यूनियन लिस्ट में है। दिस लिस्ट हैज़ 98 सब्जेक्ट, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट था, जैसे कि डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर है, करेंसी है, एटॉमिक एनर्जी है, इंश्योरेंस है, पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, कम्युनिकेशन है, इंटर स्टेट ट्रेड एंड कॉमर्स हो, सेंसस की बात हो, ऑडिट की बात हो, और बहुत से और भी है। लेकिन आपको पता होना चाहिए ट्रेड यूनियन जो है ना, वो ये ट्रेड यूनियन एंड लेबर फोर्स ये सब्जेक्ट है कंकरेंट लिस्ट में। ट्रेड यूनियन एंड लेबर फोर्स आर द सब्जेक्ट ऑफ कंकरेंट। बोथ द पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेशन मेक्स लॉ with respect to the matters enumerated in concurrent list. Second question: when the legislature of the 2 or more state passes a resolution requesting the parliament to enact a law on a matter in the state list, the parliament can make laws for regulating that matter. In this context, which of the following is our law passed under the above provision? कौन कौन सा लॉ पास किया गया है इसके संदर्भ में? जब 2 या 2 से अधिक राज्य जो है किसी एक रेजोल्यूशन पास करके पार्लियामेंट से अनुरोध करे कि जो स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट है उस पर पार्लियामेंट कानून बनाए, उस पर नियम आधारित करे। इस कंटेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए कौन कौन से लॉ अब तक पास किए गए हैं? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976। सोचिए, 1 और 2 सबके सब। When the legislature of the 2 or more states pass a resolution requesting Parliament to enact law on matter in state list, then the Parliament can make laws for regulating that matter. The law so enacted applies only to those states which have passed this resolution. However, any other state may adopt it afterwards by passing a resolution to that effect in this legislature. Such a law can be amended or repealed only by the Parliament, not by the legislature of the concerned state. The effect of passing regulation under the above provisions is that the Parliament becomes entitled to legislate with respect to a matter for which it has no power to make a law. On the other hand, state legislature ceases to have the power to make a law with respect to that matter. The regulation operates as a abdication or surrender of the power of the state legislature with respect to that matter, and it is placed entirely in the hands of the Parliament, which alone can legislate with respect to it. Some examples of law passed under the above provisions are Prize Competition Act 1955, Wildlife Protection Act 1972,
वाटर कंजर्वेशन एक्ट 1974, अर्बन लैंड सीलिंग एक्ट 1976, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एक्ट 1994। अगला क्वेश्चन है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ द प्रेसिडेंट। बहुत ही इजी सवाल है। कौन कौन से राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं? ऑल द मेंबर्स ऑफ द बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन एंड टेरिटरी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स। केवल इसमें पता होगा कौन सा है, तीसरा स्टेटमेंट सही है। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल। कार्यपालिका अगर देखा जाए, केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, महान्यायवादी। President is head of the Indian state. He is the first citizen of India, act as a symbol of unity, integrity, solidarity of nation. President is elected by not direct to the people, but by the members of electoral college consisting it elected members of both the House of the Parliament, elected members of the Legislative Assembly of the House, elected members of the Legislative Assembly of the Union Territory of Delhi and Puducherry, and Jammu Kashmir also. Thus, the nominated members of both the houses of the parliament, nominated members of the state legislative assembly, and the members both the elected and nominated of the state legislative council in the case of bicameral legislature, and nominated members of the legislative assembly of Delhi and Puducherry do not participate in the election of the president. Whereas an assembly is dissolved, the members cease to be qualified to vote in presidential election, even if fresh election to be dissolved assembly are not held before the presidential election. With the reference to the impeachment of the president, consider the following. The impeachment charge can be initiated by either house of the parliament. Impeachment charge should be consigned by the 1/4 of the members of the house of that house. And the charges 1/4. Is it 1/4? Nominated members of the either house of the parliament don't participate in the impeachment of the president. The elected members of the legislative assembly of the states and the union territory of Delhi and the Puducherry participate in the impeachment of the president. ये खत्म, एक सही दो सही। देखिए प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय अ प्रोसेस इम्पीचमेंट। किसके लिए? फॉर द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एकमात्र धारा है, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। हाउएवर ये जो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन ही नहीं किया गया है। इसका क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं है, बस वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिख दिया गया है। द इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड by either house of the parliament. This charge should be signed by 1/4 of the members of that house, and 14 days advance notice given to the president. After the impeachment resolution is passed by a majority of the 2/3 of the total membership of that house, it is then sent to the other house, which should be investigate the charges. The president has right to appear to be represented at such investigation, and the other house also sustains the charges and passes the impeachment resolution by a majority of 2/3 of its total membership. Then the president stands removed from his office on that on which the resolution is so passed. हालांकि thus the impeachment is a quasi-judicial process in parliament. In this context, two things must be noted here that जब ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है तो आपको याद रखना चाहिए कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, दो
डू नॉट पार्टिसिपेट इन इलेक्शन, उसके इलेक्शन में तो भाग नहीं लिया, लेकिन नॉमिनेट उसके इम्पीचमेंट में भाग लेगा। Elected members of the Legislative Assembly of the state and the UT of the Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment of the president, though they participate in election. नो प्रेसिडेंट, अब तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच नहीं किया गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रेसिडेंट डिसाइड ऑन क्वेश्चन as to disqualification of the members of the parliament in consultation with the election of the commission. The ordinances promulgated by the president must be approved by the parliament within the 6 months from its assembly. Money bill can be introduced in the parliament only with the prior recommendation of the president. यही तो गलत हो गया तीसरा स्टेप में। मनी बिल के लिए कोई प्रायर रिकमेंडेशन की कोई जरूरत नहीं होती है, होती है क्या? सोच लीजिए अपना अच्छा से, प्रायर रिकमेंडेशन के बिना उसको आप ला ही नहीं सकते। कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली विद द प्रायर रिकमेंडेशन, यस। तो इसमें आपको पता चल गया होगा पहला स्टेटमेंट जो थोड़ा सा है ना, क्योंकि अगर वो आर्टिकल 102 का इस्तेमाल होगा यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट हो, तो उस समय भी डिस्क्वालिफिकेशन होता है, और उस समय जब डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो अधिकार किसके पास चला जाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। लेकिन उसको हटाने का पावर जो है वो राष्ट्रपति के पास है, विद दी कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इसमें तो सारे के स्टेटमेंट सही हो जाएंगे एक तरह से, लेकिन यहाँ पर कन्फ्यूजन यही हो गया 1 और 3 में। 1 सही है, 3 भी सही है। दूसरा स्टेटमेंट में क्या था देखते हैं। द प्रोमलगेटेड बाय द प्रेसिडेंट मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट। 6 महीना नहीं, 6 महीना और 7 सप्ताह, यस। दूसरा स्टेटमेंट तो डेफिनेटली गलत है। देखिए, प्रेसिडेंट इज ए इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। संसद का एक बहुत अभिन्न हिस्सा होता है, हालांकि उसका सदस्य नहीं होता है। He decide on question of disqualification of members of the parliament in consultation with the election commission. He can promulgate ordinance when the parliament is not in session. These ordinances must be approved by the parliament within the 6 weeks from its re-assembly. He can also withdraw an ordinance at any time. He can summon या prorogue, समन कर सकता है, prorogue कर सकता है ऑफ द पार्लियामेंट, एंड डिजोल्व भी कर सकता है ऑफ द लोकसभा। यहाँ पर एक ही स्टेटमेंट उठा कर देगा, ही कैन समन प्रोग एंड डिजोल्व द पार्लियामेंट। तो ये स्टेटमेंट निकलते हो जाएगा, क्योंकि डिजोल्व सिर्फ लोकसभा का होता है। ही कैन ऑल्सो समन अ जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट which is presided over by the Speaker of Lok Sabha. He can address the Parliament at the commencement of the first session after each general election and the first session of each year. He can appoint any member of the Lok Sabha to preside over its proceeding when the office of both the Speaker and the Deputy Speaker, जब स्पीकर का और डेप्यूटी स्पीकर दोनों का पद खाली हो, वो किसी भी व्यक्ति को लोकसभा से उठा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना सकता है। हिज प्रायर रिकमेंडेशन या परमिशन इज नीडेड टू इंट्रोड्यूस सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल्स, जैसे कि अ बिल इन्वॉल्विंग एक्सपेंडिचर फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अ बिल फॉर द अल्टरेशन ऑफ द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट्स, या फिर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। Financial powers and function of the presidents are: money bill can be introduced in the parliament only with his prior recommendation. He caused to be laid before the parliament. He caused to be laid before the parliament to the annual financial statements, union budget. No demand for grant can be made except on his recommendation. कोई भी demand of grant जो है वो नहीं मांगा जा सकता है without except on his recommendation. He can make advance out of contingency fund of India to meet any
unforeseen expenditure. He constitutes a finance commission every 5 years to recommend the distribution of revenues between the central and states. Consider the following statement with respect to the private member bill. President exercise absolute veto. The President exercises suspensive veto when he returns a bill for recommendation of the Parliament. President can exercise a pocket veto in respect of state legislation. क्यों नहीं कर सकता है? Why not? Of course कर सकता है. एब्सोल्यूट वीटो का भी प्रयोग प्राइवेट मेंबर बिल के रूप में भी किया जा सकता है. किया तो जा सकता है, कोई शक नहीं है. लेकिन रिकंसिडरेशन के लिए जो भराया जाता है उसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं. यस, दिए गए सारे स्टेटमेंट सही हैं. A bill is passed by the Parliament become an act only and only if it receives the assent of the President. When such a bill is presented to the President for his assent, he has a three alternative under Article 111. He may give his assent to the bill. He may withhold his assent to the bill. He may return the bill if it is not money bill for reconsideration of the Parliament. However, if the bill is passed again by the Parliament with the or without recommendation or without amendment, then again presented to the President, the President must give his assent to this bill. Thus, the President has the veto power over the bill is passed by the Parliament, that he can withhold his assent to this bill. The President has a veto power over the bills passed by the Parliament. That is, he can withhold his assent to the bill. Absolute veto is exercised by the President in the following cases. Absolute veto का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर होता है? With respect to the private member bill, the bill introduced any member other than who is not minister. With respect to the government bills, when the cabinets resign after the passage of the bills, but before the assent by the President, a new cabinet advises the President not to give his assent to such bills. The President exercises suspensive veto. ये suspensive veto कहाँ होता है? When he returns a bill for reconsideration of the Parliament. However, if the bill is passed again by the Parliament with or without amendments and again presented to the President, it's obligatory for the President to give his assent to the bill. When a bill is reserved by the Governor for the reconsideration, a consideration for the President has three alternatives under the Article 201 of the Constitution. He may give his assent to the bill. He may withhold his assent to the bill. He may direct the government to return the bill if it is not money bill for reconsideration of the state legislature. If the bill is passed again by the state legislature with or without amendments and presented again to the President for his assent, the President is not bound. The President is not bound to give his assent his bill. This means that the state legislature cannot override the veto power of the President. The President can exercise pocket veto with respect to state legislature. अगला सवाल है इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन कॉलेज इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है? इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. बात इलेक्टेड सिलेक्टेड की नहीं है, बात है सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट के सदस्य होते हैं और इलेक्टेड नहीं. दोनों गलत है. देखिए, वाइस प्रेसिडेंट ऑक्युपाइज द सेकंड हाईएस्ट ऑफिस इन द कंट्री. ही इज अकॉर्डेड a rank next to the President in the official warrant of the Presidency. The office is modeled on the lines of the American Vice President. The Vice President, like the President,
is elected not directly by the people but by the method of indirect election. He is elected by the members of electoral college consisting of members of both the houses of the parliament. Thus, this electoral college is different from the electoral college of the election of the president in the following two respects. It consists both elected and nominated members of the parliament. In the case of president, only elected. It does not include the members of the state legislative assembly. In the case of president, elected members of the state legislative assembly are included. The manner of the election is same in the both cases. Thus, the vice president election, like the president election, is held in accordance with the system of proportional representation by the means of the single transferable vote and voting by the secret ballot. Consider the following statement: the vice president succeeds to the presidency when it falls vacant and remains president for the unexpired term for his procedure. While acting as a president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of the Rajya Sabha. ये तो सही बात है, पहला वाला गलत है. Though the office of the Indian vice president is modeled on the lines of the American vice president, there is a quite difference. American vice presidents succeed to the presidency when it falls vacant and remains president for unexpired term of his predecessor. Indian vice president, on the other hand, does not assume to the office of the president when it falls vacant for unexpired term. He merely serves as an acting president until the new president assumes charge. The vice president acts as a president when a vacancy occurs in the office of the president due to his resignation, impeachment, death, or otherwise. He can act as a president only for the maximum period of 6 months within which a new president has to be elected. While the president acting or discharging the function of the president, the vice president does not perform the duties of the office of the chairman of Rajya Sabha. During this period, those duties are performed by the deputy chairman of Rajya Sabha. What qualifications are prescribed by the Constitution for person to be appointed as the governor of state? Constitution में क्या क्या बताया गया है? He should be a citizen of India. He should be complete the age of 30 years. He should be qualified for the election of the members of the legislative assembly. तो ये तो खत्म हो गया. केवल एक देखिए, गवर्नर जनरल. गवर्नर इज द चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट. चीफ एग्जीक्यूटिव होता है स्टेट का, बट लाइक द प्रेसिडेंट ही इज a nominal executive head. As a titular of the constitutional head, the governor has also act as an agent of the central government. The governor acts as an agent of central government. Therefore, the office of governor has a dual role. Governor is neither directly elected by the people nor directly elected by the specially constituted electorate college, as is in the case of president. He is appointed by the president by warrant under his hand and seal. In such a way, he is a nominee of the central government. He is a nominee of the central government. The Constitution lays down only two qualifications for the appointment of the person as a governor. He must be a citizen of India. He should completed the age of 35 years. Additionally, the two conventions have also developed in the regard over the years. First, he should be outsider, that he should not belong to the state where he is appointed, so that he is free from local politics. Second, while appointing the governor, the president is required to consult the chief minister of the states concerned so that the smooth functioning of the constitutional machinery in the state is ensured.
However, what the convention have been violated in some of the cases. Keep reading, keep reading, keep reading. Trying and trying and trying, you will succeed. Thank you.